नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत आज का जो पाठ है, प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपना जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो शेयर कर रहा हूं। आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। आप मैसेजेस के द्वारा हमसे कुछ भी जो आपको विषय से संबंधित है, किसी अन्य विषय से संबंधित है, कोई भी परेशानी है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ साथ आपसे ये अनुरोध भी रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। हम लोग पाठ 1 पढ़ रहे हैं जिसका कि शीर्षक है कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य। तो कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य के अंतर्गत हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से अवयव उसके अंदर होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर कंप्यूटर बनता है। फिर हमने परिधीय उपकरण जो होते हैं, जिनको कि इंग्लिश में पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, उनके बारे में भी जानकारी ली थी। हमने 3 प्रकार के पेरिफेरल डिवाइसेस की बात की थी, परिधीय उपकरण की बात की थी। पहला था इनपुट उपकरण, दूसरा था आउटपुट उपकरण और तीसरे थे अन्य परिधीय उपकरण। तो ये सारे हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और हम अब जो हार्डवेयर वाला पार्ट है, हार्डवेयर उस पार्ट को बोलते हैं जो कि आपको दिखाई देता है और जिसको आप छू सकते हैं। ठीक है ना। वो जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है या ये CPU है, ये सारे के सारे हार्डवेयर्स हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की ओर जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम्स का सेट होता है। ठीक है ना। प्रोग्राम ऐसे निर्देश होते हैं, ऐसे निर्देशों के सेट को, मतलब बहुत सारे ऐसे निर्देशों को मिला के एक सेट बनता है जिसको कि प्रोग्राम कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो फर्दर उन प्रोग्रामों का सेट होता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे जो निर्देश हैं उनसे मिलकर क्या बना, प्रोग्राम बना, और कई सारे प्रोग्रामों को मिला के एक सॉफ्टवेयर बना। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर जो ये हार्डवेयर है, जो भी आप देख पा रहे हो, इनके द्वारा जो भी काम कराते हैं आप लोग, वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। आप जब कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंदर टाइप होता है। ठीक है ना। तो सब कुछ जो करता है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम ही करते हैं जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर स्वयं में कुछ भी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को कुछ भी अगर आपको करवाना है, अगर कोई निर्देश आपको कंप्यूटर को देना है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, तो ये जो निर्देश होंगे, इन निर्देशों को वो प्रोग्राम के माध्यम से देगा। ठीक है ना। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कंप्यूटर को विशिष्ट अनुक्रम में, अनुक्रम मतलब एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में, एक के बाद एक, उसमें निर्देशों का सेट देना होता है। निर्देशों के इस सेट को प्रोग्राम कहते हैं और जो प्रोग्रामों का सेट होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्यों को विशिष्ट क्रम में करने का आदेश देता है। तो आपके माध्यम से जो आदेश जाते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हुए हार्डवेयर तक पहुंचते हैं। सॉफ्टवेयर से होते हुए हार्डवेयर तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। तो पूरा एक क्रम निश्चित है। सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण, अब सॉफ्टवेयर होते किस किस टाइप के हैं? ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके भी 2 टाइप होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज। ठीक है। और जो दूसरे टाइप का सॉफ्टवेयर था वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी 2 भाग होते हैं, एक होते हैं जनरलाइज्ड पैकेज और एक होता है कस्टमाइज्ड पैकेज। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो आप समझ गए, सॉफ्टवेयर के 2 भाग हो गए, एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो जो कंप्यूटर का सिस्टम है, कंप्यूटर जिस तरीके से काम कर रहा है उसको चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोग में लाए जाते हैं और कंप्यूटर से कुछ विशेष काम कराने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोग में लाए जाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटीज। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, जनरलाइज्ड पैकेज और कस्टमाइज्ड पैकेज। तो एक एक करके देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो बूट होता है।
ठीक है ना। तो क्या होता है उस समय रोम जो होती है, जिसको कि रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है ना, भंडारित जो प्रोग्राम है, जो उसके अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम है, उनका निष्पादन होता है, उनकी क्रिया होती है, जो कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों को सक्रिय कर देती है। मतलब वो मॉनिटर को ऑन कर देती है, वो सीपीयू को चला देती है, वो माउस को पावर दे देती है, ठीक है ना। सारे काम कौन करता है? रोम में जो भंडारित प्रोग्राम है वो करता है, ठीक है ना। और आपके द्वारा काम करने के लिए कंप्यूटर को तैयार करता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रोग्रामों का सेट है, प्रोग्रामों के इस सेट को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम जो कि रोम में रहते हैं और जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस समय उस कंप्यूटर को चलाते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर को जगाने में उपयोग में लाए जाते हैं, तो वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के वे सेट हैं जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने, एक तो चलाने के लिए, फिर जो वो चल गया है तो उसके बाद उसके विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने का काम, और कंप्यूटर के संसाधनों, कंप्यूटर के जो संसाधन हैं उनका प्रबंधन करने का काम, जिम्मेदारी भी सॉफ्टवेयर की होती है। किस सॉफ्टवेयर की? सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसी श्रेणी में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंटरफेस, एक कह सकते हैं आप चेहरा प्रदान करता है, ठीक है ना। आप इसके थ्रू ही कंप्यूटर से बात कर पाते हैं, कंप्यूटर के साथ संचार कर पाते हैं। तो ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि उपयोग करता है, यानी कि हम लोगों को कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। हार्डवेयर जो यंत्र हैं, हार्डवेयर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनका प्रबंधन करता है, उनका मैनेजमेंट करता है। डिस्क फाइल सिस्टमों का प्रबंधन करता है, जो स्टोरेज होती है वो डिस्क फाइल सिस्टम्स के माध्यम से होती है, उनका प्रबंधन करता है और देख रेख करता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, उनका सहयोग करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बहुत डिटेल में आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे, इतना ही अभी आपको समझना काफ़ी है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं जैसे यूनिक्स, विंडोज़ और लाइनेक्स, कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो विंडोज़ इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है, ये आपने कई बार अक्सर देखा होगा, ठीक है ना। अक्सर अधिकतर लोगों के पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है। और एक होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी आपको जो स्क्रीन है वो कुछ ऐसी दिखेगी और विंडोज़ की ऐसे दिखेगी, ठीक है ना। तो जो विंडोज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है, वो उपयोगकर्ता के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है। तो अगला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज क्या होता है? यूटिलिटीज वो प्रोग्राम होते हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को मिटाता है। तो सारे काम जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाने संभव नहीं होते हैं, इसलिए कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर भी होते हैं पिक्चर में, कुछ दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको यूटिलिटीज बोला जाता है, ठीक है। तो यूटिलिटीज प्रोग्राम एक विस्तृत श्रेणी के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि कंप्रेस यानी कि जिप, आपने कई बार किसी फाइल को जिप किया होगा, उसको अनजिप किया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो आप आगे चल के देखेंगे। तो उसमें ये विन जिप नाम का सॉफ्टवेयर उपयोग में लाते हैं, ये भी एक यूटिलिटी है, ठीक है ना। इसकी सहायता से आप जो बहुत बड़ी फाइल है, बहुत बड़े साइज की फाइल है, उसको छोटे साइज में कंप्रेस कर देते हैं, उसको दबा के संकुचित कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उनका एक उदाहरण है। जैसे आपने नॉर्टन एंटीवायरस का नाम सुना होगा, तो ये क्या है? एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। ऐसे ही स्प्लिट फाइल को तोड़ने वाले, फाइल को ज्वाइन करने वाले ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो आपने मोबाइल में भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर को उपयोग में आप लाए होंगे। तो ये सारे कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर पाता है वो ये कर देते हैं, ठीक है ना, और उसकी एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला जो वर्ग था, एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट होता है, जैसे बाकी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सबके सब प्रोग्रामों के एक सेट होते हैं जिसे विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए लिखा जाता है। तो कुछ स्पेशल काम आपको अगर कराने हैं तो वो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो स्कूल है, आपका जो कॉलेज है, वहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसको मैनेज करने के लिए, उसकी जो किताबें हैं, उसके जो सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम
लगा सकते हैं। उसके सहायता से आप जो पुस्तकालय है उसका प्रबंध कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका उपयोग किसके लिए होगा? इसका उपयोग पुस्तकालय की जानकारी का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि किताबों की जानकारी रखना, कौन कौन सी किताबें आपकी लाइब्रेरी में हैं, लेखा धारक की जानकारी रखना, किसके पास किताबें अपने अलॉट की हैं उनकी जानकारी रखना, किताबों के वितरण की जानकारी रखना, किताबों को वापस करने की जानकारी रखना। ये सारी की सारी जानकारी आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से रख सकते हैं। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे कि लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका एक उदाहरण और है, एक अन्य एप्लीकेशन पैकेज जो विद्यार्थियों की जानकारी का प्रबंधन करता है उसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। ये कई बार स्कूलों में उपयोग में लाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें विद्यार्थी के रोल नंबर, नाम, माता पिता का नाम, पता, कक्षा, संभाग, परीक्षा के परिणाम को संसाधित यानी कि प्रोसेस करने इत्यादि का प्रबंधन होता है। तो आजकल तो बहुतायत से इसका उपयोग स्कूल करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है सारा सिस्टम ऑनलाइन करने पे चीज़ों पे जोर दिया जा रहा है। तो जो मैनुअल काम है उसको सब ऑनलाइन कर रहे हैं, और ऑनलाइन किसके माध्यम से कर पाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर पाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एक होता है जनरलाइज्ड पैकेज। जनरल का मतलब होता है सामान्य। आपने कभी यात्रा की होगी ट्रेन में, तो जनरल वाली जो बोगी होती है वो सामान्य बोगी होती है। तो जनरलाइज्ड पैकेज होता है, एक होता है कस्टमाइज्ड पैकेज। तो जनरलाइज्ड पैकेज क्या होता है? जनरलाइज्ड पैकेज ये उपयोगकर्ता जो है उसको सहायक होते हैं, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होते हैं जो उपयोगकर्ता की सामान्य जरूरतों के लिए लिखे जाते हैं। ऐसी जरूरतों की पूर्ति के लिए लिखे जाते हैं जो कि सामान्य है, जो किसी भी उपयोगकर्ता की जरूरत हो सकती है। जैसे दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट तैयार करना, ड्राइंग बनाना, डेटा या सूचना का प्रबंधन करना, इसके लिए डेटाबेस तैयार करना, प्रेजेंटेशन बनाना, खेल खेलना, गेम्स वगैरह आप जो खेलते हैं, ये सारे के सारे जनरलाइज्ड पैकेज में आते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का एक समूह है जो विशेष समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य उद्देश्य के टूल्स प्रदान करता है। ठीक है ना, इसका जो उद्देश्य है वो सामान्य होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जनरलाइज्ड पैकेज है, जनरल यानी कि सामान्य। तो इसके जो उदाहरण हैं वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS वर्ड आप करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करते हैं, ओपन ऑफिस करते हैं। ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि दस्तावेजों को बनाने के काम आते हैं, डॉक्यूमेंट्स इससे बनाते हैं आप। दूसरा है स्प्रेडशीट, जैसे आप एक्सेल होता है, एक्सेल पे आप डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ही लोटस स्मार्ट सूट है, ओपन ऑफिस कैल्क है, एप्पल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे स्प्रेडशीट के उदाहरण हैं। अगला है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए से MS पावर पॉइंट होता है जो मैं यूज़ करता हूँ, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स होता है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस है। तो बहुत सारे ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि जनरलाइज पैकेज में आते हैं और प्रेजेंटेशन में प्रस्तुतिकरण बनाने में आपकी सहायता करते हैं। ऐसे ही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो DBMS इसको बोलते हैं। इसके लिए MS एक्सेस को उपयोग में लाया जाता है, ओपन ऑफिस बेस उपयोग में लाया जाता है, MS SQL सर्वर यूज में लाया जाता है, ओरेकल यूज में लाया जाता है। तो ये सारे के सारे डेटाबेस यानी कि जो आंकड़े हैं उनसे संबंधित जो आपको क्रिया गतिविधियां हैं उनको करने में सहयोग करते हैं, ये जो जनरलाइज पैकेज है। ऐसे ही एक और जो जनरलाइज पैकेज होते हैं वो है ग्राफिक्स टूल, जैसे आप पेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट में पेंट शॉप प्रो है, एडोबे फोटोशॉप है, ये सारे के सारे जनरलाइज पैकेज में आते हैं। अगला जो उदाहरण है, अगला जो श्रेणी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, वो है कस्टमाइज पैकेज। अभी हमने पढ़ा था जनरलाइज्ड, ये है कस्टमाइज। कस्टमाइज बनता है कस्टमर के हिसाब से, ठीक है ना, जैसा आपको चाहिए, आपकी जो विशेष जो जरूरत है। तो ये वे एप्लीकेशंस होते हैं जिनका विकास किसी संगठन या संस्था की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, और आप अपनी फैक्ट्री के नियमों के हिसाब से अपने यहाँ के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं, तो वो कहलाएगा कस्टमाइज्ड पैकेज, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ HR के रूल्स दूसरे हों, मतलब मानव संसाधन को सही रखने के, उनके टाइम मैनेजमेंट के अलग रूल्स हों, उनके PF वगैरह के अलग रूल्स हों, दूसरी फैक्ट्री में अलग रूल्स हों। तो अगर आपको उनके लिए, उनके वेतन के लिए एक पैकेज बनवाना है, पेरोल का पैकेज बनवाना है, तो उसके लिए आपको कस्टमाइज्ड पैकेज लेना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि विशेषकर आपकी ही जो चीजें हैं, आपका जो डेटा है उसके हिसाब से बनाया जाएगा, आपकी जरूरत के हिसाब से बनाया जाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप समझ लो, जो वो जनरलाइज्ड पैकेज हो गया, वो तो हो गया बने बनाए फ्लैट जो मिलते हैं, ठीक है ना, जो कि एक जैसे होते हैं देखने में सारे के सारे। और अगर आपको स्पेशल अपने लिए मकान बनवाना है तो वो हो गया कस्टमाइज्ड पैकेज,
ठीक है ना। तो जो कि आपकी विशेष आवश्यकताओं के हिसाब से बनाया जाएगा। हो सकता है आपको लॉबी कहीं रखनी है, कमरा कहीं रखना है, ठीक है ना। तो सब कुछ आपको आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो वो एप्लीकेशंस कहलाते हैं कस्टमाइज्ड पैकेज। जैसे विद्यार्थी की जानकारी का विवरण या भुगतान पैकेज, जैसे पेरोल में बोल रहा था, या माल सूची नियंत्रण जिसको इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं कि कितना माल हमारे पास कच्चा पड़ा है, कितना नहीं है, कितना तैयार माल पड़ा है, ये सारे इन्वेंट्री कहलाते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये सारे के सारे जो पैकेज हैं, ये पैकेज हाई लेवल की जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जिसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, हाई लेवल की कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कि भाषा का उपयोग करके विकसित किए जाते हैं। ठीक है। तो अब जानते हैं कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। ये नई चीज कहाँ से आ गई कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है। तो कंप्यूटर की भाषाएं, ये एक नया टॉपिक है हमारा। अगला टॉपिक है कंप्यूटर की भाषाएं। तो भाषाएं क्या होती हैं? भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो भाषाएं क्या है? संचार का एक साधन है। तो सामान्यतः लोग भाषा का उपयोग करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। मैं आपके साथ बातचीत कर पा रहा हूँ भाषा का उपयोग करके। मैं कौन सी भाषा का उपयोग करता हूँ? मैं हिंदी भाषा का उपयोग करता हूँ। ठीक है ना। इसी के तरह से, इसी आधार पर भाषा द्वारा कंप्यूटर के साथ भी संचार किया जाता है, लेकिन वो स्पेशल भाषा होती है, वो विशिष्ट भाषा होती है। ठीक है ना। जैसे प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं, जैसे अंग्रेजी हिंदी के अपने व्याकरण के नियम हैं, आपको एक हिसाब से बोलना पड़ता है। उसी प्रकार से प्रत्येक कंप्यूटर भाषा भी नियमों द्वारा बनी हुई है, जिन्हें उस भाषा का सिंटैक्स कहा जाता है। तो एक क्रम निश्चित है कि इस हिसाब से ही होना है, तो इस हिसाब से ही होना है। ठीक है ना। जैसे एक फंक्शन है, अगर इफ करके एक फंक्शन है, एक लॉजिकल फंक्शन है इफ। इफ का मतलब होता है यदि। तो इफ अगर हमें लिखना है तो इफ के बाद आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ये अगर ऐसा है तो फिर ये होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर पूरी एक चीज, ये मैं खाली एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अगर मैं इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो अगर मुझे इफ वाली एक लॉजिकल, एक तार्किक अगर लगानी है समीकरण, तो मुझे उसके हर एक चरण का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी सिंटैक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इफ के बाद अगर कंडीशन लिखनी है तो कंडीशन में पहले नहीं लिख सकता, इफ बाद में नहीं लिख सकता। ठीक है ना। वो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हमारे हिंदी भाषा में अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक क्रम से बोलूंगा, अगर मैं उस क्रम से नहीं बोलूंगा तो मेरा जो अर्थ है कहने का, वही परिवर्तित हो जाएगा, वही चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो कंप्यूटर की भाषाएं हैं, उनका भी एक नियम है, उसे उस भाषा का सिंटैक्स कहा जाता है। ठीक है। तो कंप्यूटर से संचार करने के दौरान उपयोगकर्ता के लिए वे सिंटैक्स आवश्यक होते हैं। ये जरूरी होता है कि आप उन सिंटैक्स का उपयोग करें। ठीक है ना। तो कंप्यूटर की भाषाएं जो होती हैं, वो विशेषतः दो प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं, दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। एक निचले क्रम की यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, अब जिसमें कि दो लैंग्वेज आती हैं, एक मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल और हाई लेवल से आप समझ पा रहे होगे। ठीक है ना। तो लो लेवल की जो लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादा आसान होती हैं समझने में। किसको? मशीन को। ये मशीन की ज़्यादा पास होती हैं। ठीक है ना। जो लो लेवल वाली लैंग्वेज है मशीन के ज़्यादा पास होती हैं, और जो यूज़र्स हैं उनको समझना उसको कठिन होता है। लेकिन जो हाई लेवल की लैंग्वेज है वो यूज़र्स तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन मशीन को समझने में उसमें दिक्कत होती है। ठीक है ना। तो अधिकतर जो प्रोग्राम बनते हैं वो यूज़र अपनी भाषा में बनाता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में बनाता है, जिसको कि बाद में ट्रांसलेट कर दिया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है ना। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये अभी हम जानेंगे। ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहली लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। ये भाषा 0 और 1 के रूप में होती है, जिसे बाइनरी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 0 और 1 के रूप में ये भाषा होती है, इसको बाइनरी कहते हैं। और ये सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। कंप्यूटर को जो समझ में आती है भाषा, वो आती है 0 और 1 की, यानी कि कुछ है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। नील या 1, तो इसी को ही समझता है कंप्यूटर। ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको दिखा रखा है, ये कंप्यूटर की भाषा में लिखे गए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें आप देख रहे हैं 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0, ऐसे ही सिर्फ 0 और 1 का ही उपयोग किया जाता है। इसी को ही कंप्यूटर समझ पाता है, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है ना। तो ये हमारे सीखने में कठिन है, और प्रोग्राम अगर आप इससे लिखते हैं तो और भी कठिन है। जब आप इसका प्रोग्राम बनाते हैं तो और भी कठिन होती है, लेकिन ये मशीन को आसान पड़ती है, मशीन इसको आसानी से समझ जाती है। ठीक है ना। तो ये जो भाषा है ये मशीन पर निर्भर करती है। ठीक है।
ये जो भाषा है वो मशीन पर निर्भर होती है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये सीखने में कठिन है और प्रोग्राम लिखने के लिए तो और भी कठिन है। और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज आती है असेंबली लैंग्वेज। इस भाषा में मशीन कोड 0 और 1, जो हमने बात की थी अभी, मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 उपयोग में लाते हैं, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा आसान करती है यूजर्स के लिए। इसमें आप सांकेतिक कोड का उपयोग करते हैं। सांकेतिक कोड को बोलते हैं निमोनिक्स, यानी कि जो सिंबल्स हैं उनको निमोनिक्स कहा जाता है। और इसको अधिक अनुकूल बनाया जाता है किसके लिए? यूजर्स के लिए, जो लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं उनके लिए। कंप्यूटर के लिए आसान नहीं बना रहे हैं आप, कंप्यूटर के लिए तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, कंप्यूटर सिर्फ 0 1 में समझता है। यहाँ आप जो यूजर्स हैं, जो जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, उनके लिए इसको अनुकूल बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है। तो 0 और 1 की जगह यहाँ पे इन सिंबल्स का यूज होता है जिसको कि निमोनिक्स बोलते हैं। जैसे ये एंड है, ये ऐड है अगला सिंबल, एक है LDA। ठीक है, तो इन सबके अपने अलग अलग उपयोग होते हैं। आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि क्या उपयोग होते हैं, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि यहाँ 0 और 1 की जगह यहाँ निमोनिक्स का यूज होता है। जैसे एंड है, ऐड है, ये सारे क्या है? निमोनिक्स हैं। ठीक है ना, इनको सिंबल्स बोलते हैं। ठीक है ना, कोड है एक तरह से ही। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे की बात, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग की जो संरचना है उसको सुधारने के लिए एक प्रथम चरण है। इसमें आपने कोशिश करी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हों। तो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अधिक सरल है और इसमें समय कम लगता है। ठीक है ना, ये इजी भी है और इसमें टाइम भी कम लगता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामों की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना अधिक आसान होता है। ये भी एक फायदा है। अगर आप एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें गलती कोई हो जाएगी तो उसको फिर आप ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है ना, तो जो मशीन लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब आप असेंबली लैंग्वेज वाली प्रोग्रामिंग करेंगे, असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, लेकिन ये भाषा भी मशीन पर ही निर्भर करती है। ठीक है, ये याद रखना है। अगली जो भाषाएं आती हैं वो आती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं? जो लो लेवल लैंग्वेज है, हमने भी पढ़ा कि वो हार्डवेयर के लिए आसान होती हैं समझनी, मशीन के लिए आसान होती हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोग्राम कर बना रहा है उसको हार्डवेयर का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारी जो लैंग्वेज है लो लेवल वाली, वो मशीन पर निर्भर करती हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि ये मशीन पर निर्भर करती हैं। तो इन मुश्किलों को दूर करने के लिए, जो परेशानियां थी उनको दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया, जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए सामान्य और आसानी से समझे जाने योग्य अंग्रेजी के कथनों का उपयोग करती है। तो इसमें ऐसे सिंटैक्स यूज में लाते हैं जैसे आप आमतौर पर इंग्लिश भाषा में जो वाक्य लिखते हैं, उसी प्रकार के वाक्य आप हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये यूजर्स को समझनी बहुत ही आसान होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होती हैं और इनमें प्रोग्रामिंग करना बहुत सरल होता है। हमने अभी देखा था कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो अधिकतर जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं उनकी सहायता से बनाया जाता है, उनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ उदाहरण वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला उदाहरण है बेसिक, जिसको कि बोलते हैं बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है और आसानी से सीखी जा सकने वाली सामान्य उपयोग की भाषा है। इसको बहुत इजीली आदमी देख लेता था आराम से। इसको ये बहुत ही आसान होती है प्रोग्राम लिखने के लिए। बेसिक्स में प्रोग्राम लिखना सबसे आसान होता है। अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आप देखिएगा। हालांकि अब बेसिक्स को ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता है। प्रारंभिक दिनों में मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब अगले जो भाषा है वो है फोर्ट्रॉन। ये भी पुरानी भाषा है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फॉर्मूला से ही आपको पता चल रहा है कि ये गणित या साइंस वाली कुछ भाषा होगी। बिल्कुल सही, ये गणित संबंधी और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए इसका विकास किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय में ये बहुत लोकप्रिय भाषा मानी जाती थी। ठीक है ना, फोर्ट्रॉन। इसके बाद आती है कोबोल। तो कोबोल में, ये कोबोल जो होती है बिजनेस के लिए होती है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको बोलते हैं। जो व्यावसायिक अनुप्रयोग हैं उनके लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। उसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली ये एक मानकीकृत, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इसके बाद आता है सी। सी भी एक लैंग्वेज है, खाली सी लिखा हुआ है ना, सी भी एक भाषा है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका उपयोग सभी
उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि वैज्ञानिक अनुप्रयोग, वाणिज्यिक अनुप्रयोग, मतलब ये सबके लिए यूज में लाई जा सकती है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं जैसे ऊपर की जो हमने भाषाएं पढ़ी वो कुछ एक स्पेसिफिक किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई जाती है, ये सभी उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है सी जो है। ऐसे ही एक लैंग्वेज और है सी प्लस प्लस। ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब सारी की सारी जो ये प्रोग्रामिंग करती है वो ऑब्जेक्ट के अराउंड करती है। एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई भी, कोई वस्तु हो, ठीक है ना, कोई व्यक्ति हो, कोई निर्जीव वस्तु हो, तो जो जिसके की कुछ गुण हो, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो, उसके बेस, उसके अराउंड जो प्रोग्रामिंग है वो हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य, इसका जो उपयोग है वो सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। बहुत बहुत लोकप्रिय भाषा मानी जाती है सी प्लस प्लस। ऐसे ही आजकल ऐसी ही जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो जावा के माध्यम से भी करते हैं, ठीक है ना, पाइथन के माध्यम से भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस अब आ गई हैं चलन में। अब बात आती है कंपाइलर और असेंबलर की। अभी हमने बात करी कि कुछ लैंग्वेज जो होती हैं वो मशीन स्पेसिफिक होती हैं, मशीन के लिए आसान होती हैं, कुछ जो लैंग्वेज हैं वो यूजर्स को के लिए आसान होती हैं। ठीक है ना, तो हाई लेवल जो लैंग्वेज होती हैं मशीन पर निर्भर नहीं होती हैं, और असेंबली लैंग्वेज चूंकि मशीन पर निर्भर होती है फिर भी उसमें निर्देशों के लिए निमोनिक्स का उपयोग किया जाता है। उसमें 0 और 1 का उपयोग नहीं किया जाता है, उसमें सिंबल्स का उपयोग किया जाता है, कुछ न्यूमेरिक्स का उपयोग किया जाता है जिसे मशीन नहीं समझती है। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है मशीन को समझाने की आती है। आपने अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम तो लिख लिया, आपने मान लिया हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिख लिया, या आपने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख लिया, लेकिन आप इसको आप समझाओगे कैसे मशीन को? तो उसके लिए यहाँ पर एक उपकरण, एक आप उपकरण कह सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, वो उपयोग में लाए जाते हैं जो कि इसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं जिनको कि कंपाइलर और असेंबलर कहते हैं। कंपाइलर अलग काम करता है और असेंबलर अलग काम करता है। ये क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ आपने a प्लस बी बाई टू लिखा, उस a प्लस बी बाई टू को ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर ने मशीन की भाषा में परिवर्तित करके 0-1 में ये लिख दिया। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सोर्स कोड, और जब ये ट्रांसलेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो यहाँ ये रहता है सोर्स प्रोग्राम और यहाँ जाके ये बन जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, अभी इसको देखेंगे हम आगे। अतः दोनों लैंग्वेज द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों को मशीन समझ सके, इसके लिए कंपाइलर और असेंबलर की आवश्यकता होती है, ताकि वे इन निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें, मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर सकें। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है या असेंबली लैंग्वेज होती है, उससे किसमें चेंज कर देते हैं, मशीन लैंग्वेज में। तो सबसे पहले इसमें दिखा रखा है कि सी का जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज के जो कमांड्स हैं उनको पहले किस में कन्वर्ट कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज में कर रहा है, और फिर MIPS असेंबलर है जो कि उसको मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। और अगर आपने असेंबली लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग लिखी होती तो आप सीधे सीधे यहाँ से कन्वर्ट कर सकते थे। तो कंपाइलर और असेंबलर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करता है, उसे कंपाइलर कहते हैं। प्रोग्रामिंग द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और कंपाइलर जब उसका अनुवाद कर देता है तो उसके बाद जो प्रोग्राम बनता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। जैसे इस चित्र में आपको दिखा रखा है, यहाँ है ये सोर्स प्रोग्राम, यहाँ हमने लिखा है इसको हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे हमने सी में लिख दिया। मान लीजिए सी में एक प्रोग्राम हमने बनाया है, हमने इसको कंपाइलर में डाला, कंपाइलर ने इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज कर दिया, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, मशीन लैंग्वेज। ठीक है ना, और मशीन उसको समझ पाएगी फिर, और जो हमने प्रोग्राम में अपने इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, जो निर्देश दिए होंगे, उन निर्देशों के हिसाब से मशीन काम करेगी। तो यहाँ पर कंपाइलर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, और दूसरा जो भाई है इसका असेंबलर। तो ऐसा प्रोग्रामों का सेट, ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करता है। किस लैंग्वेज से, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं असेंबलर। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही है, ये असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है वो सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा, और जब ये परिवर्तित हो जाएगा मशीन लैंग्वेज में तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और इसको परिवर्तित कौन कर रहा है, असेंबलर परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए कंपाइलर और असेंबलर। तो इस प्रकार से ये पार्ट यहाँ पर
समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ इस पार्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो डिस्कस करूंगा। जो पिछले सालों के कुछ मुझे पेपर मिलेंगे उसमें से जो प्रश्न आए होंगे उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे जो नंबर हैं वो दोबारा देख लीजिए। इन नंबरों पर आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर है, कोई ऐसा आपके साथ बाध्यता नहीं है, आपकी ज़बरदस्ती नहीं है। आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू, ठीक है ना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट वो जरूर रहेगी कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियोस और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।